चाहे तुम उन्हें पसंद करो या ना करो, ये बात तो माननी पड़ेगी कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि एक फिनोमिना है। आज सोशल मीडिया पर जहां उन्हें एक तरफ डिक्टेटर या फिर नेशनलिस्ट कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों लोग उन्हें भगवान से कम नहीं मानते। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उनकी मैसिव पॉपुलैरिटी का राज क्या है। अब चाहे लोग उन्हें पसंद करें या ना करें, चर्चा तो उन्हीं की होती है एंड इसीलिए उन्हें एक ब्रांड की तरह भी देखा जाता है। इसीलिए आज की हम इस वीडियो में डीप डाइव करेंगे उन 5 रीजन के बारे में जिसने मोदी को इंडिया का सबसे पावरफुल लीडर बना दिया। सबसे पहला रीजन है उनका बैकग्राउंड, और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट नहीं बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन है। नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के एक नॉर्मल से परिवार में हुआ था। उनके फादर दामोदर दास मोदी वाडनगर रेलवे स्टेशन के पास चाय बेचते थे और बचपन से ही नरेंद्र मोदी उन्हीं के साथ काम किया करते थे। एंड जब हम कहते हैं कि बचपन में मोदी अपने फादर के साथ चाय बेचते थे, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि वो चाय वाले थे। दरअसल बात यह है कि इंडिया में लाखों लोग छोटे शहर, छोटे कस्बे और गरीब घर से आते हैं, जो रोज मेहनत करते हैं, छोटी दुकान चलाते हैं, ठेला लगाते हैं और स्टेशन वगैरह पे काम करते हैं। उनके पास रिसोर्सेज तो कम होते हैं लेकिन सपने बड़े होते हैं। तो जब नरेंद्र मोदी की कहानी बताई जाती है कि कैसे वो एक छोटे से शहर से आए, स्टेशन पे चाय बेचा, स्ट्रगल किया, तो आम आदमी को लगता है कि ये भी हमारी ही तरह था। अगर ये यहाँ तक पहुँच सकता है तो शायद हम भी कुछ कर सकते हैं। एंड यही नैरेटिव है जो लोगों के बीच उनके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करती है। इसीलिए जब भी वो अपनी स्पीच में कहते हैं कि मैंने गरीबी देखी है, मैंने स्ट्रगल किया है, तो ये बातें स्क्रिप्टेड नहीं लगती, क्योंकि उनकी पर्सनल स्टोरी उस बात को सपोर्ट करती है। और यही बात मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के ऑडियंस को सीधे दिल से जोड़ देती है। जिसके बाद फिर उनके लाइफ में एक पार्ट वो आता है जब कम उम्र में ही उनका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ था। आरएसएस में रहते हुए उन्होंने डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन और ग्राउंड लेवल नेटवर्किंग सीखी। वो सालों तक प्रचारक रहे एंड घर परिवार से दूर रहकर वो सालों तक देश के अलग अलग हिस्सों में काम करते रहे। इससे उन्हें भारत के विलेजेस, स्मॉल टाउन्स और डाइवर्स कल्चर के बारे में बहुत ही करीब से जानने का मौका मिला। और यही एक्सपोजर बाद में उनकी पॉलिटिक्स में हमें देखने को मिलता है। चाहे वो रीजनल सेंटीमेंट को समझना हो या ग्रास रूट मैसेजिंग बनाना, उनकी लाइफ स्टोरी को अक्सर रैग्स टू रिचेस के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। मींस कि एक ऐसा इंसान जो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आता, जिसके पास कोई भी इनहेरिटेड पावर नहीं थी, बल्कि जिसने खुद अपना पॉलिटिकल स्पेस बनाया। इंडियन पॉलिटिक्स में जहां कई बड़े नाम परिवार से आते रहे हैं, वहां मोदी का सेल्फ मेड इमेज अलग खड़ा होता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि अपने ही जैसे बैकग्राउंड से निकला हुआ एक रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। एक ऐसा इंडिविजुअल जो सिस्टम के बाहर से आया और सिस्टम के टॉप पर पहुंच गया। और यही सब नैरेटिव ने उनके पॉपुलैरिटी के फाउंडेशन को तैयार किया। क्योंकि पॉलिटिक्स में पॉलिसीज जितनी इंपॉर्टेंट होती है, उतनी ही जरूरी पर्सनल स्टोरी भी होती है। अब पॉपुलैरिटी के दूसरे पिलर की बात करें तो वो है डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स। और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है बल्कि परसेप्शन की बात है। नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर के फॉर्म में काम किया, तब गुजरात मॉडल एक नेशनल डिस्कशन का सब्जेक्ट बन गया था और लोगों के सामने एक ऐसी इमेज रखी गई जिसमें 24 घंटे बिजली, बेहतर सड़कें, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और फास्ट डिसीजन मेकिंग वाली सरकार दिखाई गई। वाइब्रेंट गुजरात जैसे समिट्स के जरिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को बुलाया गया और ये मैसेज दिया गया कि स्टेट बिजनेस के लिए रेडी है। और जब वो नेशनल पॉलिटिक्स में आए तो यही डेवलपमेंट नैरेटिव पूरे देश के लिए प्रोजेक्ट किया गया। जैसे 2014 के बाद सड़कों, ट्रेनों और एयरपोर्ट पर ज्यादा काम किया गया। नई नई बड़ी हाईवेज बनी जिससे शहरों के बीच सफर आसान हुआ। कई छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट शुरू हुए जिससे वहां के सीधे लोग फ्लाइट पकड़ सकते हैं। रेलवे में नई और ज्यादा कंफर्टेबल ट्रेनें भी आई, जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस। एंड लोगों को यह बदलाव फील इसलिए होता है क्योंकि ये सिर्फ स्पीचेस तक लिमिटेड नहीं रही। लाइक कि भाषण में बोल दिया कि ये करेंगे, वो करेंगे और किया कुछ नहीं। लोगों ने जब नई सड़क पर सफर किया और जब उनके शहर में नए एयरपोर्ट बने या फिर डिजिटल पेमेंट एवरीडे लाइफ का हिस्सा बन गया, तब डेवलपमेंट एक विजिबल रियलिटी बनकर साबित हुई। यही रीजन है कि डेवलपमेंट उनके लिए सिर्फ एक इलेक्शन स्लोगन नहीं रहा बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इमेज बन गया। एक ऐसे लीडर की इमेज जो प्रोजेक्ट्स को ग्राउंड पर उतारता है और देश को मॉडर्न डायरेक्शन में ले जाने की बात करता है। तीसरा बड़ा पिलर है मोदी की पॉपुलैरिटी का, डिजिटल रेवोल्यूशन और डायरेक्ट वेलफेयर। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने जेईएम ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाया, जैसे जन धन, आधार और मोबाइल, जिसका रियल इंटेंशन था कि सरकार से निकलने वाला पैसा सीधा उस
इंसान के पास पहुंचे जो उस पैसे का हकदार हो। पहले अक्सर कहा जाता था कि सरकारी योजनाओं का पैसा अक्सर बीच में ही लीक हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए सब्सिडी, पेंशन और स्कीम का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में भेजा जाने लगा। जनधन के तहत करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट खुले, आधार से आइडेंटिटी लिंक हुई और मोबाइल के जरिए इंफॉर्मेशन और वेरिफिकेशन आसान हो गया। इन तीनों को जोड़कर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिससे बेनिफिशियरी को सीधा फायदा मिला। इसी के साथ कई ऐसी योजनाएं आई जो लोगों के सीधे डेली लाइफ को टच करती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को एलपीजी का कनेक्शन मिला, जिससे धुएं वाले चूल्हे से राहत मिली, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालय बनाए गए, जिससे रूरल लाइफ में बहुत ही बड़ा बदलाव दिखा। एंड जल जीवन मिशन का लक्ष्य हर घर तक नल से पानी पहुंचाना रहा। यही वजह है कि डिजिटल रेवोल्यूशन और डायरेक्ट वेलफेयर उनकी पॉपुलैरिटी का एक मजबूत पिलर माना जाता है, क्योंकि ये बदलाव लोगों की डेली लाइफ में सबसे इम्पैक्टफुल रहा है। मोदी की पॉपुलैरिटी का चौथा बड़ा पिलर है कल्चरल प्राइड और स्ट्रॉन्ग लीडर वाली इमेज। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं की, बल्कि पहचान और देश की गर्व की भावना को भी राजनीति का एक अहम हिस्सा बनाया। इसलिए उनके सपोर्टर्स के लिए राम मंदिर का बनना सिर्फ एक मंदिर का निर्माण नहीं था, ये उस लंबे विवाद और आस्था से जुड़ा मुद्दा था जो कि कई सालों से चर्चा में था। जब मंदिर का उद्घाटन हुआ तो बहुत सारे लोगों ने इसे किसी पुराने सपने को पूरा होने जैसा महसूस किया। इसके साथ ही उनकी स्ट्रॉन्ग लीडर वाली इमेज और भी मजबूत हो गई, चाहे वो 2016 में उरी अटैक के बाद पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करना हो, या 2019 में पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, और उसी साल आर्टिकल 370 हटाने का फैसला लिया गया, जिससे जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ। इन डिसीजन को उनके सपोर्टर्स ने ऐसे देखा कि भारत चुप बैठने वाला देश नहीं है, अब जवाब दिया जाता है और खुल कर दिया जाता है। धीरे धीरे ये इमेज बनी कि सरकार टफ डिसीजन लेने से डरती नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया ज्यादा असर्टिव दिखाने लगा, साथ ही कल्चरल साइड पर भी फोकस रहा। इंटरनेशनल योगा डे को दुनिया भर में मान्यता मिली और योगा ग्लोबल लेवल पर प्रमोट हुआ। कई लोगों को लगा कि इंडियन कल्चर को अब वर्ल्ड स्टेज पर रिस्पेक्ट मिल रहा है। अब पांचवा और काफी अहम रीजन है ग्लोबल स्टेज पर भारत की बढ़ती हुई पहचान। नरेंद्र मोदी की इमेज सिर्फ देश के अंदर स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह नहीं बनाई गई, बल्कि बाहर भी एक ग्लोबल स्टेट्समैन की तरह प्रोजेक्ट किया गया। जब वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या दूसरे बड़े देशों के दौरे पर जाते हैं और वहाँ के नेताओं के साथ पब्लिक इवेंट्स करते दिखते हैं, तो ये तस्वीरें भारत में बहुत ही ज्यादा सर्कुलेट होती हैं। जैसे जो बाइडेन और एंथनी एल्बनीज के साथ उनकी केमिस्ट्री और पब्लिक प्रेस की क्लिप्स अक्सर दिखाई जाती है। इससे आम लोगों को लगता है कि इंडिया अब इंटरनेशनल लेवल पर ग्रोथ कर रहा है। 2023 में भारत ने G20 न्यू दिल्ली समिट 2023 होस्ट किया। इसे बड़े स्केल पर शोकेस किया गया, लाइक मॉडर्न वेन्यू रखा गया, ग्लोबल लीडर्स की मौजूदगी हुई और भारत की ब्रांडिंग की गई। इससे ये मैसेज गया कि इंडिया ग्लोबल डिस्कशन के मैटर में सेंटर में बैठता है, ना कि किनारे। रसिया एंड यूक्रेन वार के दौरान भी इंडिया ने पूरी तरह किसी एक साइड में खड़े होने के बजाय अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी। इस न्यूट्रल स्टैंड को भी सपोर्टर्स ने एक स्मार्ट डिप्लोमेसी के वे में देखा, मतलब कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से फैसले ले रहा है। साथ ही ये भी हाईलाइट किया जाता है कि इंडिया अब दुनिया के 5 टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक है। इससे मिडिल क्लास के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि इंडिया ग्लोबल लेवल पर ग्रोथ कर रहा है। तो मिस मोदी की पॉपुलैरिटी सिर्फ उनके कामों से नहीं, बल्कि उनकी एस्पिरेशनल आइडेंटिटी से हुई है। बेशक क्रिटिक्स उन्हें अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट और डाटा बताते हैं कि आज भी देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें अपने फ्यूचर के रूप में देखता है। तुम्हें क्या लगता है, मोदी वाकई में एक अच्छे लीडर है या फिर नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। फिर मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहो द एक्सप्लोर।